नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये वीडियो जब जा रहा होगा तब सुबह होगी और ये वीडियो आपका शाम को रिकॉर्ड है। चूँकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारे काम रहते हैं कॉलेज वगैरह के, लेकिन आपकी परीक्षा को देखते हुए निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ती है ताकि जो हमारे साथी कंपटीटर हैं, प्रतियोगी हैं, निश्चित रूप से वह अपनी तैयारी का आकलन कर पाएं। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे या थे, वो निश्चित रूप से पेपर अपना अपना दे के चले आए होंगे, जिससे वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, अर्थशास्त्र का हो, भूगोल का हो, एक आइडिया समझ में आया होगा आपको कि जो पेपर बना है उसमें बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए गए हैं। रिपीट किए मतलब पुराने क्वेश्चन ही आए हुए हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्वेश्चन नए बहुत नहीं रहेंगे। 2-4-10 क्वेश्चन नए डालने का प्रयास होता है आयोग का, लेकिन उससे कुछ बिगड़ने बनने वाला है नहीं, क्योंकि जो नए क्वेश्चन होते हैं वो किसी के सही नहीं होते हैं। तुक्का भले इधर उधर लग जाता है, बाकी आपको एग्जाम से अंदर और बाहर करने का काम जो करते हैं वो पुराने क्वेश्चन ही करते हैं। यानी जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं और वो किसी और के सही हो जाते हैं, तो वो आपको एग्जाम से बाहर कर देगा। तो इससे एग्जाम टाइम एकेडमी जो आपको विगत वर्षों के प्रश्नों को हल तो करा रही है, लेकिन एक एक टॉपिक वाइज करा रही कि फला टॉपिक से ये प्रश्न आए हैं और ये आने की संभावना है, तो आपके दोनों टाइप के प्रश्न कंप्लीट हो जा रहे हैं। बस आपको घंटा भर या जितने समय की वीडियो रहती है उसको 1 से 2 बार देख लेना है। खाना बनाते समय आप वीडियो लगा लीजिए और सुनते रहिए, महज सुनने से ही हो जाता है। ठीक है, जब आप सोने जा रहे हैं तभी 1 घंटा देख लीजिए, क्योंकि तुरंत नींद नहीं आती, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। वैसे आप अपनी किताब पढ़ सकते हैं। किताब क्या पढ़िए, प्रैक्टिस सेट करिए जितना, और ये भी प्रैक्टिस सेट ही है। तो चलिए, आज कुल 42 क्वेश्चन लगे हुए हैं। जो आपका टॉपिक है उसमें जलमंडल मुख्य रूप से लिया गया है। जलमंडल में हम महासागरीय उच्चावच को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तापमान एवं लवणता से संबंधित प्रश्न को लिए हैं और महासागरीय धाराओं से संबंधित प्रश्न लिए हैं। इनसे लगभग 40 से 42 क्वेश्चन लगे हुए हैं और आप देखेंगे कम से कम 100 क्वेश्चन पर चर्चा हो जाएगी। ठीक, जो आए हुए हैं उन पे भी और जो आने वाले हैं उन पे भी। आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर की औसत गहराई है। हिंद महासागर की औसत गहराई, थोड़ा सा फास्ट भी चलने का प्रयास होगा। ठीक, 3000 मीटर, 4000 मीटर, 6000 मीटर या 2000 मीटर। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक, हाँ, तो आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने या नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रश्न पे चर्चा नहीं हो पाती है या ध्यान नहीं जा पाता है। 4000 मीटर कितनी है? 4000 मीटर। ठीक है, हाँ, 4000 मीटर हिंद महासागर। तो आप जानते हैं कि हिंद महासागर सारे महासागरों में तीसरे नंबर का महासागर है। ठीक है, यहां सुंडा नाम का एक गर्त है। कहां? यहां पर सुंडा नाम का एक गर्त है जो जावा द्वीप के पास है। कहां है? जावा द्वीप के पास। आइए, हाँ, ये दूसरा प्रश्न था। एक प्रश्न इसके पीछे भी होगा। हाँ, ये देखिएगा, एक प्रश्न इस पे भी चर्चा कर लीजिए। कह रहे पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात क्या है? खारे जल और मृदु जल का अनुपात क्या है? तो आप इसको पढ़े होंगे कि पृथ्वी के 71% भाग तो जल से घिरा है। कितना? 71% भाग क्या है? जल से घिरा है। ठीक है, लेकिन इसमें पीने योग्य पानी यानी मृदु जल और नहीं पीने योग्य पानी यानी खारे जल का अनुपात जब आप पढ़े होंगे तो आपको किताबों में 97.5 और 2.5 मिला होगा। ठीक है,
97.5 2.5 मिला होगा। अब इसी के, ये मीठा जल है आपका यानी मृदु जल, और ये है खारा जल। ठीक, अब इस के नजदीक देखिए कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसके नजदीक कौन सा है? डी है 9.7 अनुपाते, ठीक है क्या, 0.3। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। यह प्रश्न आपका तीसरा है, दूसरा पहले कर लिए थे हम लोग, फिर पहला फिर तीसरा। कह रहा अटलांटिक महासागर की औसत गहराई क्या है? अटलांटिक महासागर पूछ दिया इस बार। ठीक है, अटलांटिक महासागर की अगर बात करें तो यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसी की आकृति यश के आकार की है। ठीक है, इसी की आकृति यश के आकार की है। इसी में सबसे ज्यादा कटक पाए जाते हैं। इसी में क्या होते हैं? सबसे ज्यादा कटक पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसकी औसत गहराई 4000, 3900, 4200 या 3000। तो इसकी औसत गहराई है 3900 क्या मीटर, 3900 मीटर। करेक्ट, आगे बढ़िएगा। कह रहा निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? तो देखिएगा जो सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? चूंकि एनसीईआरटी की बुक अंटार्कटिका महासागर को महासागर में नहीं जोड़ती, इस हिसाब से आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि हम तो ये तो ध्यान से देखे ही नहीं, क्योंकि आप बहुत कठिन पढ़ने के चक्कर में पड़े हैं। ठीक है, जबकि आयोग के पास उतनी फुर्सत नहीं है जहां तक के पेपर की बात हो रही है। आइए इसीलिए सब पे चर्चा कर लीजिए कि पूछो भाई, पूछोगे कहां से? ठीक है, जहां से भी पूछोगे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बार एक पद हमारा है तो हमारा है। क्लियर? कह रहा कि निम्न में से कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा हो रहा है? तो छोटा वही हो रहा है जो सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है, हाँ, कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा कि सागरी लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करती। सागरी लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करती। देखिएगा सागरी लहरों का स्वभाव ये तो करेंगी, तापमान की अधिकता, चट्टान की संरचना, पुलिन, तो ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी, लेकिन तापमान से कोई मतलब यहां नहीं होता। तापमान से यहां कोई मतलब नहीं होता। ठीक, सागरी लहरों के कटाव की अगर बात करेंगे तो आगे बढ़िए। कह रहा है कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना। ठीक है, तो समुद्र जब स्थल की ओर बढ़ेगा, जान लीजिएगा, तो स्थल भाग घटेगा और इसे हम ऋणात्मक संचरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक संचरण। अगर स्थल समुद्र की ओर बढ़ता तो उसे हम धनात्मक संचरण कहते। ठीक है, तो इसका क्या सही होगा? ऋणात्मक संचरण। समुद्र का किसकी ओर बढ़ना? स्थल की ओर बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, अगर स्थल का सागर की ओर बढ़ना हो जाएगा तो धनात्मक संचरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जल के घनत्व के अंत के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं। यहां ना होना चाहिए, हो सकती हैं। इन्हें कहते हैं जल के घनत्व के कारण। देखिए कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है, ये अंतर है शब्द। क्या है? जल के घनत्व के अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं। इन्हें कहते हैं थर्मोक्लाइन धाराएं, गारियस धाराएं, इंट्राक्लाइन धाराएं या पस्ट्रोक्लाइन धाराएं। ये क्वेश्चन आपको मिसलेनियस टाइप का लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा
इस तरह के प्रश्न आप नहीं पढ़े होंगे, किताबों में इस तरह का प्रश्न डायरेक्ट नहीं। ऐसे प्रश्नों का हल आप जब भी देखेंगे तब किसके का कहां मिलेगा, जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, और यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जबकि देखिए पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका क्या होगा, थर्मोक्लाइन। क्या होगा आंसर, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, घनत्व के अंतर के कारण, तो घनत्व के अंतर के कारण धाराएं चलती हैं, ठीक है। क्योंकि घनत्व जहां का ज्यादा होता है उस जल का स्तर नीचे होता है, क्योंकि वो जल भारी होता है, और जहां का जल घनत्व कम होता है, ठीक है, वहां का जल का स्तर ऊपर होता है और एक ढाल बनता है, ऊपर से नीचे की ओर जल चलता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ भी धाराएं चलती हैं और नीचे की तरफ से चलती हैं। समझ में आई बात। अभी आएंगे धारा संबंधित तमाम प्रश्न, तो चर्चा होगी। कह रहे नॉट निम्नलिखित में से किसकी माप की इकाई है। नॉट, नॉट किसकी माप की इकाई है, जलयान की गति की, वायु की गति की, या आर्द्रता की। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। तो नॉट जल यान की गति को मापता है। नॉट जो है किसको मापता है, जलयान की गति को मापता है, ठीक। जबकि एक तरह से जान लीजिएगा, समुद्री जो गहराई है, ठीक है, उसको भी हम नॉटिकल मील में मापते हैं। उसको भी क्या करते हैं, नॉटिकल मील में मापते हैं। आगे है कि महासागरीय नितल के 4 उच्चावची स्वरूपों में किसका विस्तार सर्वाधिक है। गजब का है ये प्रश्न। महासागरीय नितल के 4 उच्चावची स्वरूपों में किसका विस्तार सर्वाधिक है। महाद्वीपीय मग्न तट का, महासागरीय मैदान का, महाद्वीपीय मग्न ढाल का, या महासागरीय गर्त का। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो आपको मैं बताऊं, जब आप देख रहे होंगे, पढ़े होंगे निश्चित रूप से महासागरीय उच्चावच, तो ये तट है, ये ढाल है, ठीक है। ये भाग महासागरीय क्या है, तट है, ये ढाल है। इसके नीचे जब जाते हैं तो ये मैदान है। ये क्या है, मैदान है। ये होता है गर्त, ये होता है सी माउंटेन, इस तरह की चीजें। तो सबसे अधिक कौन सा है, महासागरीय मैदान है। सबसे अधिक कौन सा है, महासागरीय मैदान है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि महासागरीय मैदान को गंभीर सागरीय मैदान भी कहते हैं, और सबसे अधिक महासागरीय मैदान चौड़ाई की बात करें तो प्रशांत महासागर में है, ठीक है। कह रहा है कि महासागरीय महाद्वीपीय सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है। जल्दी से बताइएगा, जबरदस्त प्रश्न है। कितनी होती है, जल्दी से बताइए। देखिएगा, इस प्रश्न की अगर बात करें तो 100 फैदम, 150 फैदम, 200 फैदम या 250 फैदम। तो आप जान लीजिएगा कि महाद्वीपीय सेल्फ की जो औसत गहराई है वो 100 फैदम, या फीट में अगर दे दे, फीट में दे दे तो 600 फीट होता है। 600 फीट होता है। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, ठीक है। 1 फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है, ठीक है। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न आ जाएंगे, तो इसको क्या करना है निश्चित रूप से जान लेना है। आगे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तल को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तल को प्रभावित करता है। अक्षांश, जल एवं स्थल के वितरण की असमानता, प्रचलित पवन तथा सागरीय धाराएं, या उपयुक्त सभी, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब बताइएगा, कौन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, सागरीय जल सागरीय तल को प्रभावित करता है। अगर बात करेंगे डीप से देखेंगे तो ये सभी चीजें सही हैं। अक्षांश भी, जल और स्थल के वितरण की असमानता भी, और प्रचलित पवन भी, क्योंकि इन सभी के माध्यम से आपकी धाराएं चलती हैं, ठीक है। और धाराएं जहां जहां चलेंगी
वो जल को प्रभावित करेंगी तो जल का तल भी प्रभावित होगा। क्लियर? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। इसी तरह से आपको क्या करना है, अपना नोट, जो प्रश्न आपको परेशान करे उसका नोट अलग से बना लीजिए, क्योंकि उसी पर काम करने की जरूरत है। बाकी तो आपको आ रहा है, बाकी क्या हो रहा है, आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन आपका है कि सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है 20 से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य, 20 से 40 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 50 से 60 अंश अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखा पर। तो देखिएगा, जब लवणता की बात अगर करें, लवणता का मतलब होता है महासागर में घुली हुई जितनी भी अशुद्धियां हैं, और ज्यादातर नमक के रूप में है, ज्यादातर क्या है, नमक के रूप में है। तो वही कह रहा है कि अधिकतम लवणता, उन्हीं को ही लवणता कहते हैं। कहां पाई जाती है? तो बहुत बार होता है कि भूमध्य सागर पर पाई जाती हैं। तो भूमध्य सागर पर तापमान तो अधिक होता है, लेकिन भूमध्य सागर कह रहे हैं, भूमध्य रेखीय या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में होता क्या है कि तापमान तो अधिक होता है, लेकिन वहां प्रतिदिन 2 से 4 के बीच वर्षा होती है, जिसके कारण वहां लवणता होती तो है अधिक, लेकिन 20 से 40 अंश अक्षांश से कम होती है। क्लियर बात आपको समझ में आई? वो भी कौन? उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश तो महासागर सागरों के हिसाब में आता है, ये उत्तरी अक्षांश की बात करेगा। समझ में आ रही बात? तो जो इसका जबरदस्त आंसर है वो है 20 से 40। इसीलिए वहां एक गर्त है, ऊपर से भी धाराएं चलती हैं और नीचे से, ऊपर से कहने का मतलब ध्रुवों की तरफ से भी धाराएं चलती हैं और भूमध्य रेखा की तरफ से भी धाराएं चलती हैं। तापमान और लवणता में जो है सीधा संबंध, जहां तापमान अधिक होगा वहां की लवणता भी अधिक होगी। इसको आप ऐसे समझिएगा कि जिस पात्र में आप नमक घोले हैं, अगर नीचे से आग जलाए हैं तो तापमान अधिक होगा, तो पानी भाप बन के उड़ेगा, तो लवणता अपने आप उस अधिक होगी। लेकिन पता चले कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप उसमें एक एक गिलास पानी डाल रहे हैं, तो जितना उड़ रहा है उतना फिर आप डाल दे रहे हैं, तो वहां की लवणता तो अधिक नहीं होगी। लेकिन 20 से 40 अंश उत्तरी अक्षांश में होता क्या है? पहली बात तो ये ज्यादातर स्थलगी भाग है, यहां पर तापमान अधिक होता है, लेकिन वर्षा रोज नहीं होने के कारण अपेक्षाकृत भूमध्य रेखा से अधिक लवणता यहां पाई जाती है। क्लियर? समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत है, सोडियम क्लोराइड, ठीक, जल्दी से बताइएगा। तो सोडियम क्लोराइड का कितना प्रतिशत है समुद्री जल में? देखिए, अब तापमान और लवणता स्पेशल प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कितना है भाई। तो अगर हम बात करें 54.0, 77.8, 64.8 या 10.9, तो सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक है, सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक। इसका प्रतिशत है 77.8, 77.8% है सोडियम क्लोराइड, ठीक। और महासागरों की औसत लवणता की बात करेंगे, महासागरों की औसत लवणता की अगर बात करेंगे, औसत लवणता की अगर बात करेंगे तो ये 35 होती है। लवणता को इस तरह से प्रतिशत इसको नहीं कहा जाता, प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। इस तरह से इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, प्रति हजार पे इसकी गणना होती है, किसकी? लवणता की, ठीक है। तो आप देखिएगा अगला कह रहा है कि भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान कितना होता है? भूमंडल के समस्त सागरों का औसत तापमान कितना होता? अब देखिए, इसको आप पढ़े होंगे लेकिन हो सकता है ध्यान नहीं गया होगा। अगर आप पुराने बहुत तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी हैं, तो आपका गया होगा, लेकिन जो नए हो, फ्रेशर हैं, उनका तो नहीं गया होगा। इसका क्या होता है? 17 अंश सेल्सियस होती है, 17 अंश सेल्सियस। यही छोटी छोटी कमियां जब दूर हो जाएंगी तो सिलेक्शन बहुत करीब हो जाएगा।
कह रहा कि निम्नलिखित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है? सबसे गर्म सागर कौन सा है? लाल सागर, अरब सागर, जापान सागर या बाल्टिक सागर? तो देखिएगा, सबसे गर्म अगर सागर की बात ये करता है, सबसे गर्म सागर की अगर ये बात करता है, तो ध्यान देना है कि जो सागर बंद होगा, जो सागर बंद होगा, चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है, वो सागर अधिक गर्म होता है। ठीक है, इस यही कारण है कि लाल सागर सबसे ज्यादा क्या होगा? गर्म होगा। इसकी लवणता जो जितना गर्म होगा उसकी लवणता उतनी ही अधिक होगी। जबकि अगर सागरों की बात करें तो सबसे अधिक लवणता मृत सागर की है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है वो, तो यहां लाल सागर सही होगा। क्या? लाल सागर। सर्वाधिक लवणता मृत सागर की है। और यदि सबसे अधिक लवणता कहां पाई जाती है? तुर्की की वान झील में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तुर्की की वान झील। बहुत बार पूछा गया है। कह रहे महासागर में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं। महासागर में सर्वाधिक ऊंचे तापमान कहां रहते हैं? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। सबसे ऊंचे तापमान कहां रहते भाई? सबसे ऊंचा तापमान ठीक हिंद महासागर का होता है। ठीक है, किस महासागर का? हिंद महासागर का। क्योंकि ये देखिए, इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। ज्यादा स्थलों से घिरा हुआ है, नीचे का भाग ही केवल खुला है, इसलिए इसका तापमान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जलमंडल के समताप मंडल का प्रारंभ सामान्यतः कितनी गहराई के बाद माना जाता है? ठीक है, जलमंडल के क्या समताप मंडल का प्रारंभ सामान्यतः कितनी गहराई के बाद माना जाता है? तो देखिएगा, ये प्रश्न ठीक, ये प्रश्न विवादित रहा है। ये प्रश्न क्या रहा है? विवादित रहा है। इसका कोई भी आंसर आयोग ने सही नहीं किया था। बाद में ये प्रश्न हटा लिया गया था। ठीक है, क्योंकि ठीक है, कमेंट, अच्छा देखिए, आप लोग कमेंट वगैरह भी किया करिए कि सेशन कैसा लग रहा है, इससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो इस प्रश्न को क्या करेंगे? इस प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं था। इसको हटाना चाहिए था, लेकिन हटाए नहीं है वो। ठीक, दरअसल टाइप जो लोग करते हैं उनसे बताया जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। आगे है कि महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है। महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कौन सा कहलाता है? थर्मोक्लाइन, ग्लोक्लाइन, हेलोक्लाइन या थेस्टोक्लाइन? जल्दी बताइएगा। महासागरीय का द्वितीय तल, तो महासागरीय का द्वितीय स्तर क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन कहलाता है। आगे, सामान्य रूप से महासागरीय सतह से जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है। उच्चतम तापमान कब अंकित किया जाता है? देखिए, ये सब प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, 12 बजे मध्याह्न, 1 बजे अपराह्न, 2 बजे अपराह्न या 3 बजे अपराह्न? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो आप जानते हैं कि उच्चतम तापमान 2 बजे अपराह्न मापा जाता है और यही सबसे गर्म समय होता है। उसी तरह से निम्नतम की बात करेंगे तो 4 से 5 बजे सुबह, 4 से 5 बजे सुबह का तापमान सबसे ठंडा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 बजे अपराह्न। आगे, निम्नलिखित में से किस सागर में गहराई से अधिक तापमान पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस सागर में गहराई से अधिक तापमान पाया जाता है? ठीक है, देखिएगा ये प्रश्न, निम्नलिखित में से गहराई से अधिक तापमान पाया जाता है। ठीक, अधिक
गहराई से अधिक तापमान। तो देखिएगा, नॉर्वेजियन सी, अरब सी, जापान सी, लाल सागर। तो मैंने अभी आपको बताया कि लाल सागर ज्यादा बंद है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लाल सागर होगा। क्या होगा, लाल सागर। बाकी सभी लगभग थोड़े थोड़े खुले हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसका सामुद्रिक जल में लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए किसका, वृष्टि का, मतलब वर्षा का तो पड़ेगा, वर्षा का पड़ेगा। और यही वर्षा का कारण है कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण बाद भी लवणता अधिक नहीं होती है। सामुद्रिक जलधाराएं, सामुद्रिक जलधाराओं का भी पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। सामुद्रिक जलधाराओं की बात अगर करते हैं तो सामुद्रिक जलधाराओं का भी पड़ेगा। क्योंकि ये जहां जाएंगी वहां के जल को क्या करती रहती हैं, कम लवणता से अधिक लवणता, अधिक लवणता से कम लवणता बदलती रहती हैं, तापमान को भी प्रभावित करती हैं। बड़ी नदियों के मुहावने, बड़ी नदियों के मुहावने या सामुद्रिक तली में वनस्पतियां। तो इसमें सबसे सटीक आंसर जो है वो है सामुद्रिक तली की वनस्पतियां। समझ में आई बात। बाकी सभी का प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि वनस्पतियां भी समुद्री लवणता में भाग लेती हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा कम लेती हैं। कह रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। ठीक है, अभी ये प्रश्न पे चर्चा हुई थी, देखें कितने लोग सही करते हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, जल्दी बताइएगा। सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की। किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आइए ठीक, आगे बढ़िएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर होता है। सागरों में लवणों की संरचना के अनुपात में समानता होती है। सागरीय लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होता है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 23 का जवाब जल्दी से दीजिएगा, क्या हो सकता है। क्या होगा, जल्दी बताइए, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सही है। सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर होता है, ये तो ठीक है। सागरों में लवणों की संरचना के अनुपातों में समानता होती है, नहीं, ये भी सही, ये नहीं सही है। सागरीय लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होगा। सागरीय लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होगा। देखिएगा, इस प्रश्न के दो आंसर हो सकते हैं, तीसरा तो नहीं सही होगा। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। आप ऐसे मानिएगा कि जहां लवणता अधिक होगी वो जल देरी से गर्म और ठंडा होगा। आप जानिए कि जिस पानी में आप ज्यादा मात्रा में कुछ डाल के पका रहे हैं वो देरी से खौलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें होंगी उसको भी तो गर्म करना है। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का ए और सी दोनों आंसर सही होना चाहिए था। इसीलिए ये प्रश्न भी क्या कंफ्यूजिंग माना गया है। क्या माना गया है, कंफ्यूजिंग माना गया है। लेकिन जान रहे हैं ना, क्योंकि सागरों में लवण की संरचना के अनुपात में समानता नहीं होती है, ये अंतर होता। अगर यही होता तो उपयुक्त सभी सही हो जाता, उपयुक्त सभी सही होता। अब दोनों मैंने बता दिया, आपको जैसा लगेगा वो लगाइएगा। कह रहा है कि महासागर जल में लवणता अधिक होगी जहां वर्षा वाष्पीकरण से अधिक होगी, तो यहां पर नहीं होगी। ठीक है,
वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होगा, वर्षा वाष्पीकरण के बराबर होगी, समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता है। तो देखिएगा ये सही होगा, अधिक न पूछा है तो जहां वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होगा वहां लवणता अधिक होगी। ठीक है, कहने का मतलब पानी बहुत तेज से खौल रहा है, उबल रहा है, भाप बन के उड़ रहा है, और वर्षा उससे कम होगी तो पानी घटता जाएगा, पानी घटता जाएगा तो लवण की मात्रा ज्यादा होती जाएगी। कह रहा है कि महासागरीय जल में लवणता घटती है जब, लवणता घटती है जब, कैसे, वाष्पीकरण अधिक होता है, नहीं, भारी वर्षा होती है, हवा का वेग अधिक होता है, आर्द्रता अधिक होती है, तो भारी वर्षा होती है। जब वर्षा अधिक होगी तो लवणता अपने आप घटती जाएगी। ठीक, आगे कह रहा कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर, काला सागर। अभी मैंने चर्चा किया कि इन सभी की बात अगर करेगा तो मृत सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाएगी। ठीक है, कहां, मृत सागर 238 प्रति हजार। ठीक है, 238। अगला प्रश्न आपका देखिएगा क्या है कि तुर्की की प्रसिद्ध वान झील में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है। 2011 में यह प्रश्न था। उस समय हमने ये पढ़ा था कि तुर्की की वान झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, लेकिन ये ध्यान नहीं दे पाया था कि कितनी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, इसलिए उस समय हमारा प्रश्न गलत हुआ था। आप जान लीजिए ताकि आपका प्रश्न ना गलत हो। यही कारण है कि 2011 में ठीक सिलेक्शन नहीं हुआ था। 16 में निश्चित रूप से होता, लेकिन हमने कलर ज्योग्राफी के जगह इतिहास कर डाला। सब प्रश्न तो ज्योग्राफी के थे, लेकिन कलर हम कर रहे थे वो इतिहास में। तो 32 क्वेश्चन, इसका भी बड़ा ध्यान रखिए, एकदम जबरदस्त। जैसे आप जानते हैं 2020 में 30वीं रैंक आई, उस समय और अच्छी आ सकती थी, लेकिन वही की कॉपी ही बाहर कर दी गई, नहीं जची, बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी। तो कहने का मतलब तैयारी होने के बाद भी अगर आप एग्जाम देना, जब एग्जाम देना होता है उस समय अपने को एकाग्रचित नहीं कर पाते हैं, या उथल पुथल चल के उथल पुथल हो जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। ठीक, आगे, निश्चित सीमा एवं निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, अपवाह, ड्रिफ्ट जिसकी अंग्रेजी होती है, धारा, करंट जिसको कहते हैं, विशाल धारा, स्ट्रीम जिसे कहते हैं, और जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम का यहाँ कोई रोल नहीं, जेट स्ट्रीम वायु है, ये जलधारा है ही नहीं। ठीक है, अब 3 पर आप विचार करिए। किस पर? 3 पर विचार करिए। तो जब एक निश्चित सीमा, निश्चित दिशा और निश्चित गति से, तीव्र गति से जो जल बहता है उसे हम करंट या धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट और धारा। और जब ये इसकी लंबाई चौड़ाई और अधिक हो जाती है तो ऐसी विशाल जलधारा को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम। जैसे गल्फ स्ट्रीम की बात होगी। आगे देखिए, करण निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा? अब आपको मैं बताऊं कि एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, यहां पर कभी नहीं भूलेगा। ये पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, इधर ये भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। ध्रुव है, ठीक है। ये ठंडी जगह है और ये गर्म जगह है। तो यहां से इधर जो धाराएं चलेंगी ये सभी गर्म होंगी। ये कैसी होंगी? गर्म। विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे जो चले उसे हम क्या कहेंगे? गर्म कहेंगे। और जो जलधारा कहां से? ध्रुवों से नीचे की ओर आएगी, ध्रुवों से नीचे की ओर आएगी, वो जलधारा आपकी ठंडी जलधारा होगी। कैसी होगी? ठंडी होगी। ध्यान दीजिएगा, ये ठंडी होगी। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अपवाद में अपवेलिंग करंट होता है, ठीक है, उसलिए आपकी कनारी वनारी ठंडी हो गई है। लेकिन सामान्य तरीका यही है, सामान्य तरीका यही है। अब आपको पता है कि इसी क्षेत्र में यहां तक धाराएं क्यों आती? क्योंकि यही 20 से 40 अंश वाला क्षेत्र है।
इसलिए भाग ज्यादा लवणता के कारण गड्ढे जैसा दिखाई देता है। तो ऊपर से भी जल आता है और नीचे से भी जल इस क्षेत्र में आता है। ठीक है ना जी। आइए, तो इसका जवाब दीजिएगा, कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, कनारी जलधारा, फाकलैंड और दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा। ठीक है, दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा, उत्तर विषुवत रेखी, दक्षिण विषुवत रेखी, फाकलैंड और कनारी। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, अब इस प्रश्न को भी समझिएगा, ये प्रश्न भी गलत है। अब आप कहेंगे कि सर तब गलत वाला लिए क्यों है? अगर आपका भी इस तरह से प्रश्न आ जाएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें ये दोनों गर्म हैं। क्या है? ये दोनों गर्म है। उत्तर विषुवत रेखी हो या दक्षिण विषुवत रेखी है, दोनों गर्म हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं? ठंडी हैं। ये दोनों ठंडी हैं। तो किसका आंसर आप लगाएंगे? ठीक है, किसका आंसर लगाएंगे आप जान जाइए। अब बस यहां से एक चीज आप जान गए कि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लगा लेंगे। ठीक है, ए और डी दोनों गर्म हैं और बी और सी दोनों ठंडी हैं। आगे करण, निम्नलिखित में से, तभी मैंने कॉन्सेप्ट को पहले समझा दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है। तो देखिएगा, ब्राजील जलधारा ये गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। दक्षिणी विषुवत रेखी धारा जब आगे बढ़ती है तो ब्राजील के तट से होती हुई जाती है, तो उसको ब्राजील जलधारा कहते हैं। जलधाराओं का नाम जो दिया गया है, जैसे अगर आप आजमगढ़ से इलाहाबाद जा रहे हैं तो रोड तो वही है, लेकिन जिस स्थान से वो गुजरेगा उस स्थान का रोड कहलाएगा। उसी तरह से जलधारा विषुवत रेखा से चलती है तो जहां जहां टकराती हुई जाती है जिस तट से, वही उसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, यही दक्षिण विषुवत रेखी धारा को विषुवत रेखा के पास दक्षिण विषुवत रेखी धारा कहेंगे। जब वही ब्राजील से टकराएगी तो ब्राजील की जलधारा कहेंगे, और आगे जब अर्जेंटीना से टकराएगी तो अर्जेंटीना की जलधारा कहलाएंगे। और स्वभाव सबका क्या होगा? सबका स्वभाव गर्म ही होगा। क्या होगा? गर्म। समझ गए कॉन्सेप्ट को? आगे देखिएगा, लेब्राडोर ये ठंडी है। लेब्राडोर ठंडी है, ये भी ठंडी है। फाकलैंड अभी आप पढ़ें, ये भी ठंडी है। कनारी ये भी ठंडी है। कनारी की जलधारा क्या अपवेलिंग करंट के कारण ठंडी होती है, जबकि इसको गर्म होना चाहिए स्वभाव से। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब कनारी का तट कहां है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र के पास है। यहां नीचे का जल ऊपर आ जाता है, इसलिए ठंडी हो जाती है, नहीं तो ये गर्म होनी चाहिए। ठीक, फिलहाल क्या है? फाकलैंड आप समझिएगा, ये जलधारा जो है ठंडी होने का कारण, ये अफ्रीका का निचला हिस्सा है और यहाँ दक्षिणी पवन प्रवाह के कारण नीचे का जल नहीं, दक्षिणी पवन प्रवाह ही धारा का रूप बदल देते, टकराने के बाद सीधा ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए ये भी ठंडी है। ठीक है, तो कौन सी अलग पूछा है? तो ब्राजील की जलधारा। कौन सी? क्योंकि ये गर्म है, बाकी सभी ठंडी है। आगे करें, निम्न में कौन गर्म जलधारा है? कौन गर्म जलधारा है? तो ब्राजील, पेरू, कनारी, बेंगुला। अच्छा, एक मिनट देखिएगा, ये फाकलैंड है ना, ये अफ्रीका का दक्षिण नहीं, कहां? कॉन्सेप्ट देखिए यहां गड़बड़ हुआ है, जान लीजिए, क्योंकि नहीं तो कहेंगे कि जो लोग पढ़ने वाले होंगे कि ये भी भांग पी के पढ़ा रहे हैं क्या। नहीं, ये फाकलैंड कहां का तट है? ये दक्षिणी अमेरिका ये है। ठीक है, ये जो जलधारा अंदर, ये फाकलैंड की जलधारा है। समझ में आई बात? तो ये दक्षिणी अमेरिका का, चूंकि यहां से कटा है, यही ठंडा जल अंदर प्रवेश कर जाता है। समझ में आई बात? ये आपका जो अफ्रीका वाला हिस्सा है, ये बेंगुला की जलधारा यहां है। किसकी? बेंगुला की। अब आइए, निम्न से कौन सी जलधारा गर्म है? तो यहां भी आपकी कौन सी? ब्राजील जलधारा गर्म है, बाकी सभी ठंडी। पेरू, कनारी और बेंगुला ये सभी कैसी हैं? ठंडी जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में।
अंध महासागर के पश्चिमी तट पर अंध महासागर दिया है, तो सबसे सटीक आंसर कहां, अंध महासागर, ठीक है। और उत्तरी अंध महासागर, अंध ये लिखा है, अंध महासागर, उत्तरी अंध महासागर, यानी कहां से, ये यही उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा है। चूंकि मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर आगे तेजी से नॉर्वे की तरफ बढ़ती है, इसलिए इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, बहुत तेजी से। आगे गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है, उत्तरी प्रशांत, देखिए कहीं लिखा है नहीं, उत्तरी अटलांटिक महासागर, गुड, अभी मैंने बताया था, उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसी को अंध महासागर भी कहते हैं। कह रहे इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, ठंडी नहीं है, तो लेब्राडोर तो है, ये भी है, ये भी है, फाकलैंड है, ये नहीं है। गल्फ स्ट्रीम जो है विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाती है, और विषुवत रेखा से जो भी जल जाएगा वो क्या होगा, गर्म होगा, क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है, इसलिए जलधारा गर्म है। ठीक उसी कारण आपकी नॉर्वे और वे की सभी जलधाराएं क्या हैं, गर्म है, और यही लेब्राडोर से टकराती है तो वहां पर मछलियों के लिए बहुत अनुकूल स्थितियां पैदा करती है, जिसके लिए मछलियों से संबंधित सारे बैंक जो वहां पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है, ठंडी जलधारा नहीं, बड़े ध्यान से देखिएगा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, पेरू, बेंगुला और फाकलैंड। मैंने अभी आपको बताया उत्तरी अटलांटिक अगर पूछ रहा है तो ये गर्म है, बाकी सभी क्या है, ठंडी है, बाकी सभी क्या है, ठंडी है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है, सुषमा, जापान, ओयोसियो हिंदेशिया, अगलुहास मोजाम्बिक, बेंगुला नामीबिया। जल्दी बताइए, ये तट पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, तट पूछा है, और आपको निश्चित रूप से इसका जवाब देना चाहिए। क्लियर, कौन सा सही नहीं है, सुशिमा जापान, ये तो सही है, ठीक है। आयोसियो हिंदेशिया, अगलुहास मोजाम्बिक, अगलुहास मोजाम्बिक, बेंगुला नामीबिया, ठीक। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36, तो मैं आपको बता दूं जो आयोसियो है यही हिंदेशिया गलत है, बाकी सभी क्या है, बाकी सभी सही हैं, बाकी क्या है, सभी आपका सही है। आगे ठीक है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ये 2 है, 11 नहीं है, ठीक है, के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही करिए। कह रहा है कि अगलुहास जलधारा, एलनीनो जलधारा, क्यूरेशियो जलधारा, बेंगुला, ठीक है, ये सारी जलधाराओं के नाम दे दिए हैं। अच्छा ये देखिए 1 2 3, चौथा ऑप्शन ही लिखना भूल गए हैं, हिंद, चौथा ऑप्शन क्या किए हैं, ये लिखना भूल गए हैं, तो चौथा मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, पहले इसको सुधार देता हूं। चौथा ऑप्शन जल्दी देख लीजिएगा, दक्षिणी प्रशांत चौथा ऑप्शन है, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत। अब आप एक बार मिलाइएगा, ठीक है, अगलुहास, एल नीनो, क्यूरेशियो और बेंगुला, क्यूरेशियो और बेंगुला। तो देखिएगा बेंगुला की जलधारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक में है, दक्षिणी अटलांटिक, डी से 2 मिलाइए, डी में देखिए 2 ऑप्शन कहां है, सी पहला, एक मात्र एक के सही होने से सब सही हो गया, लेकिन चेक कर लीजिए क्या हो सकता है उसमें भी मिस्टेक हो। अब देखिए ए में 1, अगलुहास सही है, ठीक है, अगलुहास की धारा हिंद महासागर, और क्यूरेशियो सी में देखिए
सी उत्तरी प्रशांत, ठीक है, बहुत सही है सर, एकदम 100% सही है, कोई गलती नहीं है। तो इसे सही करेंगे, सी ऑप्शन। किसको सही करेंगे? सी ऑप्शन को। आगे कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा। गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला और कनारी। क्यूरेशियो ये प्रशांत महासागर की, उत्तरी प्रशांत, प्रशांत में भी कौन सा? उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। क्यूरेशियो, क्यूराइल, ये सब उत्तरी प्रशांत। ये बाकी क्या है? बाकी सब कहाँ की हैं? बाकी सब गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला, कनारी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। ये उत्तरी की है, बाकी सब, ये उत्तरी की है, ये भी उत्तरी की है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। आगे कह रहा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा नहीं है, देखिएगा, अगलुहास ये तो है, मोजाम्बिक ये भी है, दक्षिणी हिंद महासागर धारा ये भी है, बेंगुला, बेंगुला जो है ये कहाँ की है? ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये किसकी? हिंद महासागर की जलधारा नहीं है। आगे कनारी धारा कहां प्रभावित होती है? कनारी धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट। आप फिगर अगर देखे होंगे तो निश्चित रूप से जान जाएंगे अभी, ठीक है, कि ये यहीं पे चलती है कनारी। कनारी ठंडी जलधारा है, अपवेलिंग करंट के कारण कनारी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के तट के निकट। एशिया तो ये जान लीजिए, अफ्रीका के तट के निकट अभी बताया गया, वो भी पश्चिमी तट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर, एकदम सही है। इसी को पेरू जलधारा भी कहते हैं। क्या? पेरू। फाकलैंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये भी सही है, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये भी सही। लेब्राडोर उत्तरी प्रशांत महासागर, यही गलत है। उत्तरी, ये उत्तरी क्या होता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ना कि प्रशांत महासागर में। तो ये है आपका गलत, बाकी सभी सही है, बाकी सभी क्या है? सही है। आगे है कि जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? जापानी लोग किस धारा को किसके नाम से? काली धारा के रूप के नाम से पुकारते हैं। तो जापानी लोग क्यूरोशियो का रंग नीला होता है, इसलिए इस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं। क्यूरेशियो। इस तरह से आपकी धाराओं से संबंधित, लवणता संबंधित, तापमान से संबंधित और उच्चावच से संबंधित जो टॉपिक थे, वो जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते थे सभी पर चर्चा कर दी गई है, ठीक है। यदि किसी प्रश्न पर आपको डाउट है तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर कॉल करेंगे तो मुझसे बात करा दी जाएगी और सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये चैनल आपके समस्त एग्जाम के लिए लाभदायक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस पे अर्थशास्त्र और भूगोल से संबंधित सारे प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और इस समय आपका बिहार, ठीक है, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, हायर तो चला गया, सभी एग्जाम लगे। आने वाले में आपकी राजकीय भी आने वाली है, एलटी, जेडीसी भी आने वाली है, और बिहार टायर 4 तो आप जान ही रहे हैं, ईएमआरएस भी आने वाली है। मतलब अगर 6 महीने आपने ध्यान दे दिया और मुझसे भी जुड़कर काम कर लिया तो निश्चित रूप से सिलेक्शन इस बार होगा। आपका ये वर्ष खाली नहीं जाएगा, बस जरूरत है तो अपने कमियों की पहचानने की, ठीक है। पढ़िए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, लेकिन तैयारी भी करिए। धन्यवाद सुनने के लिए।